लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में जोई विलियम्स एक बहुत गहरी, असहज करने वाली लेकिन जरूरी बात समझाती हैं कि किसी भी समाज में दमन कैसे शुरू होता है, कैसे फैलता है और आम लोग इसे रोकने में क्या-क्या भूमिका निभा सकते हैं। लेख की शुरुआत शिकागो के रोगर पार्क इलाके से होती है, जहां साधारण नागरिक अपने पड़ोसियों को आईसीई की आक्रामक छापेमार नीतियों से बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। स्कूल, चर्च और अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थानों से लोगों को उठाए जाने के बाद माहौल इतना डरावना हो गया कि कुछ इलाकों में बच्चे स्कूल तक नहीं आ पा रहे। ऐसे में समुदाय ने सीधी, शांतिपूर्ण रणनीतियों से आईसीई को रोकने की कोशिश की। अधिकारियों के सामने पैदल चलकर उनकी गति धीमी करना, चर्चों में घिर चुके लोगों को तुरंत बचाने जाना और सबसे असरदार तरीका, सिटी के कोड जिनसे पूरा इलाका सतर्क हो जाता है। लेख कहता है ये सिर्फ शिकागो की कहानी नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में, चाहे ग्लासगो हो या लंदन, लोग तब आवाज उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लेख का असली सवाल यह है कि यहाँ अपराधी कौन है। एक पॉडकास्ट के बहाने लेख ये संदेश देता है कि असली अपराध सरकार कर रही है। लोगों को बिना वजह, बिना इंसानियत और कभी-कभी कानून के दायरे से बाहर जाकर उठाया जा रहा है। इसके बाद लेख एक और बड़ी चिंता उठाता है कि कैसे धीरे-धीरे एक समाज आदी हो जाता है सत्ता के दमनकारी कदमों का। हनात अनाट की थ्योरी का जिक्र करते हुए लेख बताता है कि तानाशाही सिर्फ सरकार नहीं बनाती, लोगों की चुप्पी और भीड़ का साथ भी उसे मजबूत करता है। जब लोग ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि बहुमत यही कर रहा है, हम क्यों बोलें, तब दमन आसान हो जाता है। अमेरिका में आईसीई की मौजूदगी कोई नई बात नहीं, अलग अलग सरकारें इसे चलाती रहीं, लेकिन अब इसकी आक्रामकता सामान्य कर दी गई है, जैसे ये लोकतंत्र का हिस्सा हो। अंत में लेख चेतावनी देता है कि विरोध की शुरुआत 5 मिनट पहले नहीं होती, यानी तब जब हालात बिल्कुल बिगड़ जाएं। विरोध वहीं से शुरू होता है जब सत्ता भेदभाव वाले बयान देती है, जब प्रवासियों को अपराधी की तरह पेश किया जाता है, जब डर महसूस होने लगे कि समाज किस तरफ जा रहा है। शिकागो के रोजर पार्क की कहानी इसलिए अहम है, ये दिखाती है कि कैसे आम लोग बिना हथियारों और बड़े मंचों के सिर्फ आपसी भरोसे से दमन को धीमा, कमजोर और कई बार रोक भी सकते हैं। समाज वही बनता है जिसकी भीड़ मजबूत हो। सवाल यह है कि भीड़ इंसानियत की होगी या खामोशी की। डॉन में प्रकाशित संपादकीय में अखबार एक बेहद संवेदनशील और तलख सच्चाई पर रोशनी डालता है कि पितृसत्ता वाले समाज में औरत होना खुद एक संघर्ष है। कभी कभी तो जिंदा रहना भी चुनौती बन जाता है। लेख की शुरुआत पाकिस्तान की अदालत के एक जज की टिप्पणी से होती है, जिसमें उन्होंने एक बेहद खौफनाक हत्या के मामले को लाइव इन रिश्तों से जोड़ दिया। संपादकीय साफ कहता है ऐसी बातें ना सिर्फ गलत हैं, बल्कि उस सोच को बढ़ाती हैं जिसमें औरत की जिंदगी और उसके फैसले हमेशा शक की निगाह से देखे जाते हैं। बावजूद इसके कि उस अपराधी की सजा बरकरार रखी गई, अदालत की लिखित टिप्पणी समाज में पहले से मौजूद स्त्री विरोधी सोच को फिर वैधता देती दिखती है। इसके बाद अखबार असली मुद्दे पर आता है कि इस देश में तकलीफें हर किसी के लिए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये बोझ दो गुना है। गरीबी, महंगाई, असुरक्षा, इन सब के बीच अगर आप औरत हैं तो संघर्ष और भी कड़ा है। इसी बात को समझाने के लिए लेख 2 युवा पाकिस्तानी महिलाओं के ईमेल साझा करता है, जो इस समाज की असल धड़कन और असल दर्द को सामने रखते हैं। पहला खत एक बलूच लड़की का है, जो बताती है कि उसने पितृसत्तात्मक माहौल में पली बड़ी उम्मीद की शिक्षा उसे आजादी मिलेगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हर रोज अखबार खोलने पर उसका मन टूट जाता है। गाजा से लेकर सूडान तक और अपने ही बलूचिस्तान तक उसे लगता है कि दुनिया मानो इंसानियत खो चुकी है।
वो देश छोड़ने की सोचती है, पर जानती है कि समाधान भागने में नहीं। इस लड़की की तकलीफ में आज की पूरी युवा पीढ़ी की बेचैनी झलकती है। दूसरा ईमेल हजारा समुदाय की एक पढ़ी लिखी युवती का है, जो खुलकर कहती है कि इस मुल्क में एक अल्पसंख्यक महिला होना दोहरी मार झेलने जैसा है। अपने ही शहर में कत्ल होते लोगों की पीड़ा देखने के बावजूद उन्हें ब्लैकमेलर कहा गया। उसे बार बार महसूस होता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों की जिंदगी सस्ती है, सुरक्षा भी नहीं, सहूलियतें भी नहीं और स्वीकार्यता भी नहीं। उसकी निराशा इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब वो देश छोड़ने की तैयारी कर रही है। संपाद की इन दोनों आवाजों को पाकिस्तान की असलियत का आईना बताता है। ये वो महिलाएं हैं जो इस देश के सबसे ज्यादा सोचने वाली, पढ़ी लिखी और संवेदनशील नागरिक हैं, और फिर भी सबसे ज्यादा असुरक्षित और हाशिए पर हैं। अखबार की अंतिम बात बेहद मजबूत है। अगर इस देश में कोई उम्मीद बची है तो वो इन जैसी महिलाओं के हाथों में है, क्योंकि पुरुष प्रधान सत्ता ने तो हालात पहले ही बस से बदतर कर दिए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक एक बहुत दिलचस्प लेकिन आजकल आम होती समस्या पर बात करता है, पढ़ने का शौक खो जाना। लेख कहता है कि हम में से कई लोग जिन्हें किताबें कभी जिंदगी का सहारा लगती थी, एक समय आता है जब पढ़ना बोझ जैसा लगने लगता है। लेखक बताता है कि कैसे उसे लगा कि कोई दोस्त उसकी किताब ना पढ़ने के बहाने बना रहा है, लेकिन फिर खुद वही ब्रोकन रीडर बन गया, यानी वो इंसान जिसे अचानक किताबों में मजा आना बंद हो जाए। लेख का असली भाव ये है कि हमारी तेज, बिखरी हुई और लगातार तनाव भरी जिंदगी में ध्यान और धैर्य दोनों टूट रहे हैं, और असर सबसे पहले हमारे उन शौक पर पड़ता है जो हमें कभी बचाते थे, जैसे पढ़ना। लेखक बताता है कि पहले उसे ऐसे नॉवेल पसंद आते थे जिनमें गहराई हो, भाव हो और थोड़ी नरमी भी, लेकिन धीरे धीरे वो किसी भी किताब के 20 से 30 पेज से आगे नहीं पढ़ पा रहा। हर किताब अधूरी रह जाती थी। उसे लगा दुनिया, राजनीति, तनाव सब मिलकर उसकी पढ़ने की क्षमता छीन रहे हैं। लेख एक और जरूरी बात कहता है, हम जब पढ़ने में टूटने लगते हैं तो उसे बाहरी कारणों पर डाल देते हैं, लेकिन सच में एक तरह की मानसिक थकान, तुलना और लगातार उम्मीदें भी बड़ी वजह बनती हैं। हम किताब को पढ़ने से पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें कैसा अनुभव चाहिए, और अगर किताब हमारी बनाई दुनिया में फिट नहीं होती तो हम उसे छोड़ देते हैं। यानी पढ़ना एक डिमांडिंग एक्ट बन गया, आनंद वाला काम नहीं रहा। लेख इस समस्या का एक नरम सा समाधान भी देता है। लेखक बताता है कि उसकी पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे तब लौटी जब उसने अपनी उम्मीदें कम की, ध्यान भटकाने वाली चीजें, खासकर सोशल मीडिया, और खुद को फिर से पढ़ने की इजाजत दी। किताबों से तुरंत प्यार ना हो ये भी ठीक है, धीरे धीरे पन्ना दर पन्ना पढ़ने की खुशी वापस आ सकती है। अंत में संदेश यही है कि पढ़ना कोई परीक्षा नहीं है। किताबें हमें तभी अपनाती हैं जब हम उन्हें अपनी शर्तों पर नहीं, उनके लिहाज से पढ़ें। और कभी कभी हमारे लिए सही किताब किसी मोड़ पर अचानक मिल जाती है, बस हमें खुद को उस मोड़ तक पहुंचने देना होता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.